आपके साथ अस्मिता दुबे और आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 90 डिग्री पुल पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। ऐशबाग आरओबी मामले में सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई की गई है। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। एक सेवानिवृत्त एसई के खिलाफ विभागीय जांच होगी तो निर्माण एजेंसी डिजाइन कंसल्टेंट ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। तो इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये तमाम जानकारी ट्विटर हैंडल में पोस्ट कर साझा की है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एनडीटीवी ने प्रमुखता से 90 डिग्री पुल के निर्माण की खबर दिखाई थी, तो वहीं इस खबर का अब असर देखने को मिला, यानी कि एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला। ऐशबाग आरओबी मामले में सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे संजय खंडे चीफ इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि कुल 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई की गई है। जावेद शकील एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिन पर कार्रवाई की गई है और इसके अलावा 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। शिवाना रजक जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डिजाइन किया है, इन पर भी गाजगिरी। सोनल सक्सेना असिस्टेंट इंजीनियर है, डिजाइन करने की इन्होंने भी कहीं ना कहीं रूपरेखा रची, तो इन पर भी गाजगिरी है। उमाशंकर मिश्रा पर भी गाजगिरी है। देखिए ये साथ ही साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं, वो नाम दिखा रहे हैं किस किस पर गाजगिरी है इस 90 डिग्री पुल को निर्माण को लेकर। और अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जगदलपुर से एसपी कार्यालय के सामने मिला शव। चाय की दुकान पर फंदे से लटका मिला शव। सरपंच पति कमलोचन बघेल के रूप में पहचान हुई है। कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती था सरपंच पति, तो कल बिना बताए अस्पताल से बाहर निकला था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है, एसपी कार्यालय के सामने शव मिलने की जानकारी सामने आई है। बड़ी और अहम जानकारी, चाय की दुकान पर फंदे से शव लटका हुआ मिला है। सरपंच पति कमलोचन बघेल के रूप में पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती था सरपंच पति और कल बिना बताए अस्पताल से बाहर निकला, जिसके बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आगे की अब जांच शुरू की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जगदलपुर से ये बड़ी खबर है, एसपी कार्यालय के सामने शव मिलने की जानकारी सामने आई है। चाय के दुकान पर फंदे से लटका हुआ ये शव मिलने की जानकारी सामने आई। ज्यादा जानकारी के साथ जगदलपुर सहयोगी रानू तिवारी फोन लाइन पर। रानू, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, आज सुबह जैसे ही हुई वैसे ही एसपी कार्यालय के सामने हड़कंप मच गया, क्योंकि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के ठीक सामने एक चाय की टपरी पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और जैसे ही सभी ने उसका शव देखा, सभी में हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पता चल रहा है कावापाल पंचायत के सरपंच का पति है जो मृतक है और साथ ही साथ ये जगदलपुर विकास खंड का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों डिमरापाल के अस्पताल में ये भर्ती था और कल शाम 5 बजे से ही ये अस्पताल से बिना किसी को कुछ बताए निकला था। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बीमारी से परेशान होकर इसने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया, लेकिन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने इस तरह की घटना को अंजाम देना और पुलिस के द्वारा इस पर कोई निगरानी न रखा जाना, ये काफी संदेहास्पद होता है। इससे एक तरफ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस के द्वारा निगरानी की जो स्थिति है वो कितनी जटिल है या किस तरह से पुलिस शहर में निगरानी कर रही है। जब आप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने अगर कोई आकर इस तरह से फांसी लगा सकता है तो फिर शहर की क्या स्थिति होगी, ये भी काफी संदेहास्पद। बिल्कुल, सवाल ये बहुत ही अहम उठाया आपने कि जब पुलिस एसपी कार्यालय के सामने के ये हालात है, पूरे शहर में क्या कुछ हालात होंगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रानू। बढ़ेंगे आगे। बालोद से खबर है, जहां लोह अयस्क से भरा बेकाबू ट्रक घर में घुसा है। नशे की हालत में बताया जा रहा ट्रक चालक तो दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र के गिधाली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। गिधाली गांव से निको प्लान जा रहा था ट्रक। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बालोद से ये बड़ी खबर है, लोह अयस्क से भरा बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा। तस्वीरें सामने आ चुकी है, देख सकते हैं आप। और वहीं नशे की हालत में ट्रक चालक बताया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा होने की जानकारी है। दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र के
गिधारी गांव का पूरा मामला। और अब खबर मुरैना से है, जहां अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। बंदूक के दम पर करता था शराब तस्करी। आरोपी युवक से शराब और हथियार बरामद किया गया है। बड़ी खबर मुरैना से दे रहे हैं आपको। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया तो बंदूक के दम पर शराब तस्करी करता था। आरोपी युवक से शराब और हथियार बरामद किया गया। अगली बड़ी खबर मुरैना से है, जहां अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण बिक्री पर एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन ने 4 जगह की कार्रवाई। बिना लाइसेंस संचालित पानी प्लांट सील किया गया। खराब क्वालिटी का घी बेचने वाली दुकान सील की गई है। सिंथेटिक पनीर बनाने वाली दुकान से भी सामान जब्त किया गया। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी का भी निरीक्षण किया गया है। एक जो वहाँ पे लोकल फूड इंस्पेक्टर होता है, उसके साथ में 2 लोग और टीम बना के पूरे ब्लॉक में ये वाला अभियान चलाया जाएगा। अभी जौरा में और इसी प्रकार आगे पूरे ज़िले में इस टाइप की टीम बना के कार्रवाई की जाएगी। तो नकली जो भी अगर सामग्री बन रही है, खाद्य सामग्री, उस पर रोक लगाई जाएगी। बढ़ेंगे आगे। मऊगंज से खबर है, जहां युवक की मौत के बाद थाने का घेराव किया गया। मृतक के परिजनों से पुलिस की धक्का मुक्की। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर धक्का मुक्की का मामला सामने आया। पुलिस पर परिजनों का धमकाने का भी आरोप है। तो वहीं पिटाई के 8 दिन बाद हो गई थी युवक की मौत। पुलिस की कार्रवाई से परिजनों में आक्रोशित। सभी आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई, परिजनों की तरफ से कहा गया। आगे कहा गया कि कुछ आरोपियों को बचा रही है पुलिस। हमारा भाई का मर्डर केस हुआ। कौन मारा है? हमारे हैं राम खिलावन और गणेश और गिरजा और रामकरण और रामदास। पूरा आज फट गया है। कल डॉक्टर के यहाँ हमारी पूरा जांच हुआ है। तब मोड़ी थैली डॉक्टर बोला कि फट चुकी है, मारे डंडा के मारे से सब फट गई है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है, नहीं सुन रही है पुलिस। ये पैसा लेके जा रहा था, इसको बोले वो लोग गाड़ी खड़ा करा के बोले कि तेरे पास पैसा है, कुछ खर्चा कर। बोला नहीं, मैं बनिया को देने जा रहा हूँ। वो लोग इसका 10,000 रुपये छीन लिए अपने घर के सामने। बाइक में मारे, बाइक का टंकी टूट गया, कांच टूट गया। ये फिर बाद में रिटर्न गया, इसको अंदर लेके जा रहे थे, ये भाग के गया। फिर हम लोग उधर से आए। फिर इसके बाद और लोग मिले झगड़ा के समाप्त करने के लिए। जैसे 4 लोग आ जाते हैं, बोले झगड़ा मत करो। इसके बाद हम लोग सब लोग हट गए। इसके बाद भाई रात में आ रहे थे, ये लोग एक बांस का झाड़ था ना, ये लोग छिप के 6-7 आदमी मिलके इनको मारे। तो बयान में और खुलासे होंगे किसी के नाम का, जांच में आएगा। अगर उनमें पाया जाता है नियमानुसार कि वो दोषी है तो उनको आरोपी करके गिरफ्तार। उनका ये कहना था कि इसमें कुछ और भी आरोपी हैं जिनके द्वारा वहाँ उस समय रह के उसमें मतलब घटना के समय वहाँ पर तत्समय मौजूद थे और घटना कारित की गई है। तो उसकी जांच अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी पर एक्शन लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी की गाइडलाइन। बता दें कि निजी पब्लिकेशन की किताबें नहीं पढ़ाएंगे स्कूल। ये गाइडलाइंस में कहा गया, जिस बोर्ड की मान्यता उसी बोर्ड की किताबें पढ़ाने की गाइडलाइंस में निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के लिए SCERT और CBSE की अनिवार्यता की गई है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ICSE बोर्ड के लिए NCERT की किताबें अनिवार्य की गई हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी, निजी स्कूलों की मनमानी पर यहां एक्शन लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने गाइडलाइन जारी की है। निजी पब्लिकेशन की किताबें नहीं पढ़ाएंगे स्कूल। जिस बोर्ड की मान्यता उसी बोर्ड की किताबें पढ़ाएं। स्टेट बोर्ड के लिए SCERT और CBSE की अनिवार्य, वहीं ICSE बोर्ड के लिए NCERT की किताबें अनिवार्य की गई है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है, निजी स्कूलों की मनमानी पर यहां एक्शन लिया गया, जहां
जिला शिक्षा अधिकारी ने गाइडलाइंस जारी किए हैं और इस गाइडलाइंस के तहत सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए कि निजी पब्लिकेशन की किताबें स्कूल की तरफ से नहीं पढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ जिस बोर्ड की मान्यता होगी उसी बोर्ड की किताबें अब स्कूल वालों को पढ़ानी होगी, फॉलो करनी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं निजी स्कूलों की मनमानी पर। सहयोगी से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये एक्शन लिया गया, कहीं ना कहीं इस एक्शन के बाद जो अभिभावक हैं उनमें जरूर खुशी देखने को मिली होगी, क्योंकि ऐसे अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीवा से खबर है, जहां जिले में नशीले कफ सिरप के कारोबार पर कार्रवाई की गई है। जिले के 7 थाना इलाकों में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान नशीले सिरप की 5000 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई है। सिविल लाइन, चोरहटा, बैकुंठपुर, सागर, गढ़ सामान और बिछिया थाने में जब्त कर रखी गई है। नशीली कफ सिरप की बोतलों को नष्ट किया गया और पुलिस ने जब्त कफ सिरप की बोतलों को प्रिज्म फैक्ट्री के बॉयलर में नष्ट किया है। ये कार्रवाई रीवा पुलिस महानिरीक्षक राजेश सिंह के निर्देश में की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिले में नशीली कफ सिरप के कारोबार को किसी भी तरह पनपने नहीं दिया जाएगा। गांजा और अन्य एनडीपीएस की सामग्री का निराकरण हो रहा था, नष्टीकरण हो रहा था, तो उसको लेके फिर हमने पूरा जो राजपत्र है उसको स्टडी किया। हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हमने बात किया और डीआई सर ने भी पूरा उसमें डिटेल्स मंगवाए और फिर आईजी सर, डीआई सर के मार्गदर्शन निर्देशन में ये पहली बार इस विंध्य क्षेत्र में जो कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स की शीशियाँ हैं उसकी 5000 बॉटल्स से अधिक का जो हमारे रीवा जिले के 7 थानों का है, उनका हमने वहाँ पे सतना के प्रिज्म सीमेंट प्लांट में हमने उसमें नष्टीकरण किया है। और ये एक पहला हमारा प्रोसेस था। हम बाकी भी जो थानों में एकत्रित है उनको भी हम एकत्रित कर रहे हैं और इससे भी बड़ी क्वांटिटी में अगले फेज में हम इसको नष्टीकरण इसमें करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ग्वालियर में अंबेडकर भवन के निरीक्षण से पहले ही बाबा साहेब की प्रतिमा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में लगाने की मांग कर रहे वकीलों और अन्य लोगों ने फूलबाग चौराहे पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। अचानक हुए आंदोलन की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और अफसर मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया। खबर अंबिकापुर से है, जहां खैरबार में नहीं होती जमीन की रजिस्ट्री। सरगुजार सांसद ने चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, तो सांसद चिंतामणि महाराज ने लोगों से बात की है। राजस्व के नक्शे से गायब है पूरा गांव। लोगों के पास नहीं है जमीन का मालिकाना हक। गांव के लोग जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाते और सांसद ने दिया सरकार तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन। तो अंबिकापुर शहर से लगे जिले के सबसे बड़े पंचायत खैरबार को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला है। वन ग्राम घोषित है ये और राजस्व के नक्शे से गायब है। इस कारण यहाँ के हजारों लोग दशकों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। खैरबार गांव में आए हूँ। ये मैं राजस्व के जो टीम जो यहाँ जो पूरा सर्वे करा थे वो पूरा टीम रही, एसडीएम साहब रहे, फॉरेस्ट के भी अधिकारी मैनेजर उपस्थित रहे और सबके बीच में बात हुई से और जनता भी ओमन के जो समस्या है वो समस्या पर खुल के ओमन भी बात करी है और हमन सब विषय ला नोट करे हैं। अधिकारी मन ला भी बोले हों कि ओमन भी नोट करें और आज शाम के मैं कोशिश करूँ कलेक्टर साहब जग बैठ करके जो विषय अभी आई से वो समस्या का निराकरण किस तरह से किए जाए और वो समस्या के निराकरण जल्दी हो, ये हमारा प्राथमिकता में करना चाहिए। राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद कई जो भूमि है वो राजस्व के अंतर्गत आ जाएंगी और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ेंगी और यहाँ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। नए सिरे से नक्शा बना है, खसरा भी वन बन रहा है, सभी काश्तकारों की एक सूची बन चुकी है और पहला प्रकाशन हुआ, उसके बाद दूसरा प्रकाशन भी हुआ, दावा आपत्ति आए, सारा कुछ आने के बाद अब इस स्थिति में आ चुका है कि कुछ त्रुटियों को सुधारने के बाद
इसको जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया होगी। और ये होना है, नोटिफिकेशन होगा, रेवेन्यू बोर्ड में जाएगा और वहाँ से नोटिफिकेशन जारी होगा और यह राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। इसके बाद से सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज सांसद जी आए हैं तो उम्मीद है कि शासन तक बात पहुँचेगी और सारे अधिकारी भी आए हैं, तो लगता है कि अब जल्द से जल्द ये गाँव राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। उमरिया में लोढ़ा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र अव्यवस्थाओं से भरा है। ये केंद्र बिन बिजली और बिन पानी के संचालित होता आ रहा है और 13 साल बीत गए हैं, लेकिन इस आंगनबाड़ी केंद्र में प्लास्टर तक नहीं हुआ है। इस आंगनबाड़ी को बीमार कहना गलत नहीं होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत लोढ़ा के आंगनबाड़ी क्रमांक 3 में, जहाँ पे ये काफी वर्षों से आंगनबाड़ी संचालित है। ये भवन आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना भवन है, जर्जर भवन भी दिख रहा है। हम आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर चल के आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पे बच्चों को बैठाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र की क्या व्यवस्थाएं हैं आपको दिखाना चाहेंगे। ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो ग्राम पंचायत लोढ़ा में संचालित है, क्रमांक 3 में। आप ये देखें, आंगनबाड़ी भवन है जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। आप ये देखें, बच्चे बैठे हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ना तो छपाई है और ना ही यहाँ पे बिजली की व्यवस्था की गई, ना ही पंखे वगैरह लगे हैं। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, जैसे यह छत जर्जर है और टपकता भी है, पानी चूता है, सारे कमरा में चूता है। तो बच्चे का इस कैसे बैठते, कितनी दिक्कतें होती हैं? बच्चे को दिक्कत जाती है बैठाने के लिए। बच्चे को लेने जाता हूँ तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे के जाके लाते हो, पूरे आंगनबाड़ी तुम्हारी चूती है, तो हम कैसे बच्चे भेजें। तो ले भी जाती हूँ, 4 कमरा, चारों कमरा चूता है, कहाँ पर बैठाएं। हम इन बच्चों से बात करके जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? बताइए, दिक्कत होती है? क्या क्या दिक्कत होती है बताइए। पानी चीती है स्कूल में तो दिक्कत होती है बैठने में। और पंखे वगैरह लगे हैं? नहीं लगे, गर्मी लगती है। ये एक और कक्षा आंगनबाड़ी का है, इसका भी वही हाल है। आप ये देखें, ये पूरी बिल्डिंग में छपाई नहीं हुई, कई वर्षों पूर्व बनाया गया था, लेकिन अभी तक छपाई नहीं की गई। स्वाभाविक बात है, इतने वर्षों में अधिकारियों का आना जाना हुआ होगा, लेकिन अधिकारी इसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं। चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र है, उन्हें तो अपने ऑफिसों से मतलब है, उनकी ऑफिस में साज सज्जा रहे, एसी लगी रहे। और ये गांव में जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनका अनदेखा भी वो कर सकते हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या इस आंगनबाड़ी की व्यवस्थाएं बन सकती है। आंगनबाड़ी भवन का सुधार कार्य कराया जा सकेगा, जिससे इन नौनिहालों को अच्छी सुविधाएं मिल सके और ये आंगनबाड़ी केंद्र सर्व सुविधा युक्त बने और अच्छे से संचालित हो सके। लोढ़ा ग्राम से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश की। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या सामने आई है। कहीं घरों में पानी घुस गया तो कहीं किसान का अनाज पानी में गीला हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून की शुरुआत ही हुई है और मध्य प्रदेश के शहरों में जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बारिश ने कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे पहले तस्वीर मऊगंज से। मऊगंज के खटखरी पंचायत के लिए भारी बारिश मुसीबत बनकर सामने आई है। यहाँ पहली बारिश ने विकास की पोल खोल कर रख दी। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। गांव के 50 घरों में भी पानी भरने से 200 से ज्यादा परिवार परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया, जिसके कारण लोग घरों में कैद हैं और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 7 साल से नाली बनवाने और जल निकासी की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। कोई अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, न काम करने के। 2 महीने का मौका मांगे थे पिछले साल, तो 2 महीने बाद जो है काम लगवाएंगे, आज तक कोई काम नहीं। कितने लोगों का घर प्रभावित है? यहाँ कम से कम नमो को 200 लोगों का। 200 लोगों का घर प्रभावित। माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी गए, पर कलेक्टर से मुलाकात हुई, वो हमारे लोगों की अर्जी स्वीकार किए, लेकिन कलेक्टर महोदय नहीं मिले। हम लोग ये चाहते हैं यहाँ की पब्लिक एक बार कलेक्टर महोदय यहाँ आए और यहाँ का निरीक्षण करें। पानी की निकासी नहीं की है। अब बताइए, धंधा हमारे पास कुछ नहीं है, यह धंधा है, ऐसे कौन कहती है। यहाँ बरसात महीना आदमी क्या करे। कितनी बार शिकायत की गई? अरे खजानी कितनी बेर, 5-6 बेर शिकायत आया। यहाँ के सेक्रेटरी सरपंच कटाए देता, सुनवाई कुछ नहीं।
जल भराव की जानकारी लगते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की और बताया कि आखिर क्यों साल भर बीत जाने के बाद भी यहाँ हालात जस के तस बने हुए हैं। 4 माह पहले हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था, बीच में गर्मी में सीओ साहब के साथ। सीओ साहब ने कहा था कि इसका विकल्प के लिए नाली खुदवाया जाएगा। अभी इसमें क्या भूमि अधिग्रहण के लिए 2-4 किसानों लोगों को द्वारा परमिशन नहीं दिया गया उत्तेजन के लिए, इसलिए थोड़ा अटका हुआ है। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि उनको 10 कमरे करवा के तुरंत उत्तेजन करा करके उसका विकल्प नाले में जोड़ने के लिए, पीछे तरफ नाला है देवरा नाले में, तो उससे अगर खोद करके जेसीबी से नाली बना दी जाती है, ये इसका समस्या का निदान हो जाएगा। अब तस्वीरें भोपाल की दिखाते हैं। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद ही भोपाल में जल भराव हो गया। भोपाल रेलवे स्टेशन और कई निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया। शहर के हालात ऐसे हो गए कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। स्थानीय लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें रतलाम के पास केदारेश्वर महादेव की है। भारी बारिश की वजह से केदारेश्वर महादेव के ऊपर से गिरता ये झरना उफान पर है। झरने से गिरती पानी की धार को देखकर आप इसकी तेजी का अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से फिलहाल पर्यटकों के केदारेश्वर महादेव जाने पर रोक लगा दी गई। अब तस्वीरें शिवपुरी से दिखाते हैं, जहां साखनौर गांव में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाढ़ से कई किसानों की फसल चौपट हो गई। गांव में रहकर खेती किसानी करने वाले अरविंद राठौर के घर के अनाज गोदाम में पानी भर गया, जिससे उनकी सारी सोयाबीन, धनिया और गेहूं की फसल चौपट हो गई। सर बदबू आ रही है, कम से कम 50 क्विंटल सोयाबीन रखा था, पानी भर गया। 50 क्विंटल? हाँ। तो 50 क्विंटल अगर बाजार में बिकने जाता कितने पैसे मिलते? 50 क्विंटल लगा लो, कम 4000 रुपये जा ही रहा है। कितना हो गया आप लगा लो जी? 2 लाख रुपए का तो हो गया। 1 लाख रुपए का। और क्या क्या बर्बाद हुआ? धना में पानी भर गया। धनिया में? धनिया में। और खाद कट्टा है, खाद कट्टन में गल गए भी। मका वो भी खुलाए थे, खाद कट्टा वे भी गल गए। किसान ने घर के निचले हिस्से में फसल का भंडारण किया था। तेज बारिश आई और घर में अचानक पानी घुस गया और किसान की साल भर की मेहनत पानी ने खराब कर दी। इस कमरे में सोयाबीन पूरा की पूरा भरा हुआ है और ये पूरा के पूरा जो सोयाबीन है, मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि उस तरफ आगे जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से किसान ने फसल को इकट्ठा करके रखा था कि जब बाजार जाएंगे, दाम लाएंगे और परिवार के आंखों के जो सपने हैं उन्हें पूरा करेंगे। लेकिन ये सब कुछ बर्बाद हो गया और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी सोयाबीन अब गीली हो गई। बारिश की वजह से बड़वानी के लोग भी परेशान हैं। बड़वानी के मुख्य मार्ग पर सीवेज खुदाई के बाद फिर से सड़क निर्माण नहीं हुआ। बारिश होते ही चारों तरफ कीचड़ फैल गया। अब इस कीचड़ में फिसलकर वाहन चालक घायल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और अब बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां खराब सड़क पर घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में मौजूद थे मलेरिया से पीड़ित 5 मरीज। ट्रैक्टर से एम्बुलेंस को बांध कर निकाला गया। करीब 24 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है सड़क। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। खराब सड़क में घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस में मौजूद थे मलेरिया से पीड़ित 5 मरीज। बता दें कि ट्रैक्टर से एम्बुलेंस को बांधकर निकाला गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बदहाली की तस्वीरें हैं। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर गरियाबंद सहयोगी हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बदहाली की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी देखिए, ये आमापोरा के कुकराल में रहने वाले कल जो कमार जनजाति के 5 लोग हैं, ये मलेरिया से पीड़ित थे और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन जो पीएमजेएसवाई के द्वारा अधूरी और खराब सड़कें बनाई गई है, उसमें गाड़ी फंस गई और मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसके बाद एम्बुलेंस घंटों कीचड़ में ही धंसी रही। बाद में जब ट्रैक्टर को बुलाकर किसी तरह से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। ये सारा मामला जो धवलपुर नेशनल हाईवे से उड़ीसा सीमा से लगा है, वहां लगभग 24 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर की सड़क बननी है, लेकिन अब तक सिर्फ 22 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। टाइगर रिजर्व ने इस मामले को लेकर बीच में आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके कारण इस सड़क का निर्माण मार्च माह से बंद पड़ा हुआ है। और आमामोरा जैसा जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सड़क नहीं होने के चलते लोगों को काफी अव्यवस्थाओं का सामना उठाना पड़ता है। बिल्कुल, काफी ज्यादा अव्यवस्थाओं का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। और इस बदहाली के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है हिमांशु। जी, ये दोनों सड़क, एक पीएमजेएसवाई की जो सड़क बन रही है, इसमें जो उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व उसके द्वारा जब से आपत्ति लगाई गई है, उसके बाद से ये सड़कें का काम रुका हुआ है। तो 2 विभाग के चलते ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए।